कभी सोचा है, अगर जो चीजें आप सच मानते हो वो सब गलत निकलें तो? क्या आप रेडी हो अपनी सोच को फिर से क्वेश्चन करने के लिए? दुनिया बदल रही है तेजी से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपकी थिंकिंग भी बदल रही है? एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सबसे इंटेलिजेंट लोग वही होते हैं जो अपनी सोच को बार बार रीथिंक करते हैं। वो अपनी गलती मानने में शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के सबसे जरूरी आइडियाज, जैसे क्यों कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी एक साथ चल सकते हैं, क्यों कभी कभी आई डोंट नो कहना सबसे स्मार्ट जवाब होता है, और कैसे अपनी पुरानी सोच को छोड़कर हम एक नए लेवल की क्लैरिटी और सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो खुद को लगातार बेटर बनाना चाहते हैं, जो सीखना कभी बंद नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक चीज पक्की है, इस वीडियो के बाद आप चीजों को वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। तो एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आज आप थिंक अगेन करने वाले हो। यह वही किताब है जो हमें सिखाती है कि सिर्फ नया सीखना ही काफी नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर पुरानी सोच को छोड़कर दोबारा सोचना भी उतना ही जरूरी है। एडम ग्रांट की थिंक अगेन हमें यही मैसेज देती है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम खुद को रीथिंक करने के लिए रेडी रखें। अगर आप रेडी हैं नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने और लॉक्ड डोर्स को ओपन करने के लिए, तो यह किताब आपको सोच के एक नए लेवल तक ले जाएगी। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का सैम अपनी स्कूलिंग के समय ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से काफी परेशान रहता था। क्लास में वह कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था और हर एग्जाम पास करने के लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। फिर भी उसके मार्क्स हमेशा एवरेज ही रहते। जैसे तैसे उसने स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया, लेकिन जब वो जॉब करने लगा तो वहां भी उसे कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। तभी उसे समझ आया कि उसे सिर्फ अपने काम में नहीं, बल्कि अपने थॉट प्रोसेस, माइंडसेट और अप्रोच में भी बदलाव लाना होगा। थिंक अगेन की फिलॉसफी के हिसाब से पुराने रूल्स से नए रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर लाइफ में कुछ अलग चाहिए तो हमें अपनी अप्रोच भी बदलनी पड़ेगी। सैम ने इसी सोच के साथ खुद को अपग्रेड करना शुरू किया। उसने पुराने पैटर्न्स छोड़ दिए और नए तरीके अपनाने शुरू किए। उसने अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उन पर फोकस करना शुरू किया। वह देखने लगा कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं और उनसे इंस्पायर्ड होकर अपनी स्टाइल को रिफाइन करता गया। सैम थोड़ा स्लो जरूर था, लेकिन उसका मेथड काफी इफेक्टिव था। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस इतना इंप्रूव हुआ कि पहले ही साल में उसे बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने समय के साथ खुद को रीथिंक किया और अपनी आउटडेटेड थिंकिंग को छोड़कर एक फ्रेश माइंडसेट अपनाया। आज सैम एक मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप लीडर्स में से एक है। वह इनोवेशन को एनकरेज करता है और लोगों को नई स्ट्रैटेजीज पर काम करने के लिए इंस्पायर करता है। अब बात करते हैं उस किताब की जिसने सैकड़ों लोगों की सोच को बदल दिया है, थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट। यह किताब हमें सिखाती है कि जो भी हम सुनते या पढ़ते हैं, उस पर तुरंत ओपिनियन बनाना सही नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बनाई हुई राय शायद पूरी तरह से सही ना हो, या शायद वो किसी एक पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस हुई हो? जब हम बार बार किसी थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो हम क्रिटिकल थिंकिंग करना छोड़ देते हैं और अपनी परसेप्शन को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। लेकिन एक मैच्योर इंसान वही होता है जो सही और गलत में फर्क करना जानता हो। यहीं से शुरुआत होती है रीथिंकिंग की, यानी ये समझने से कि हमें सब कुछ नहीं आता और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई लोग अपनी पुरानी बिलीफ्स को पकड़े रहते हैं जो कभी सही थीं, लेकिन अब शायद आउटडेटेड हो चुकी हैं। ऐसे में अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जो लोग समय के साथ अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाते हैं, वो न सिर्फ जिंदगी को बेहतर समझते हैं, बल्कि ज्यादा स्टेबल और हैप्पी भी रहते हैं। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी बात को मानने के बजाय ओपन माइंड से सोचना और देखना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये मानना कि हम दुनिया के पूरे ट्रूथ को नहीं जानते और जो कुछ जानते हैं वो भी पूरी तरह श्योर नहीं है, हमें एक हम्बल और फ्लेक्सिबल नजरिया अपनाने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि रीथिंकिंग क्या है और यह कैसे काम करता है। हम कैसे पुरानी बेकार मान्यताओं को छोड़कर न्यू हेल्पफुल आइडियाज को अपना सकते हैं? हम कैसे दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं कि वे अपनी राय रिकंसिडर करें? और वर्क प्लेस में कैसे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां लोग लर्निंग को एक हैबिट की तरह लें? अगर आप अपने घर, ऑफिस या किसी भी ग्रुप में लर्निंग को कल्चर बनाना चाहते हैं या एक इम्पैक्टफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए हाईली यूजफुल होगी। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और समरी के अंत में सारे की पॉइंट्स को दोबारा रिकैप करेंगे ताकि आप चीजों को आसानी से याद रख सकें।
तो चलिए शुरू करते हैं इस नई थिंकिंग की जर्नी। अध्याय एक उपदेशक, अभियोजक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और हमारा मन तकनीक की तरक्की ने हमारी थिंकिंग और लर्निंग दोनों के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां ज्ञान पाने में सालों लग जाते थे, अब कुछ सेकंड्स में हम रिसर्च पेपर्स, मेडिकल डेटा और हिस्टोरिकल फैक्ट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक नए चैलेंज को जन्म देता है। क्या हम पुरानी सोच को छोड़कर नई बातों को स्वीकार कर पा रहे हैं? एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन हमें यही सिखाती है कि आज के जमाने में सक्सेस का आधार केवल नॉलेज नहीं है, बल्कि अपनी राय, विश्वास और सोच को समय के साथ रीथिंक करने की एबिलिटी है। प्लूटो का एग्जाम्पल इस बात का सिंबल है। एक समय था जब उसे ग्रह माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने नई डिस्कवरीज की, डेटा ने यह साबित कर दिया कि वह ग्रह की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, और अंत में हमें उस मान्यता को छोड़ना पड़ा जिसे हम सालों से सही मानते आ रहे थे। लेकिन ऐसा केवल साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं होता। हमारी डेली लाइफ में भी हम कई बार ऐसी बातों को मानते हैं जिनकी कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं होती, बस वो इसलिए सही लगती हैं क्योंकि हम उन्हें सालों से मानते आ रहे हैं। एडम ग्रांट बताते हैं कि जब बात हमारी मान्यताओं की आती है तो हम आमतौर पर 4 रोल्स में सोचने लगते हैं: प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट। प्रीचर माइंडसेट में हम अपनी बात को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं और कोई अगर उसे चैलेंज करे तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट में हम दूसरे की गलतियों को प्रूव करने में लग जाते हैं। पॉलिटिशियन माइंडसेट में हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा नजरिया ही सही है। लेकिन इन तीनों माइंडसेट में एक कमी है, इनमें हम खुद को रेयरली क्वेश्चन करते हैं। इसके मुकाबले साइंटिस्ट माइंडसेट हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी सोच को प्रूफ और डेटा के आधार पर बार बार टेस्ट करें। साइंटिस्ट गलत होने से नहीं डरता, बल्कि वो एक्टिवली यह खोजता है कि उसकी सोच कहां गलत हो सकती है, और वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। पैराडॉक्स ये है कि हाई आईक्यू वाले लोग भी कई बार रीथिंक नहीं कर पाते। वो अपनी इंटेलिजेंस को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी की तरह देखते हैं, और इसलिए जब कोई उनकी मान्यता को चैलेंज करता है तो वो उसे ईगो पर ले लेते हैं। इसलिए सच में बुद्धिमान वही है जो यह मान ले कि शायद मैं गलत हूं, और इस माइंडसेट के साथ नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है। ग्रांट हमें यह याद दिलाते हैं कि अपनी पुरानी थिंकिंग को छोड़ना वीकनेस नहीं है, बल्कि यह करेज और मैच्योरिटी की निशानी है। अध्याय 2 पारस्परिक पुनर्विचार। जब हम अपनी मान्यताओं के बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपने विचारों को और स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इन मान्यताओं पर सवाल उठाता है या उनकी गलतियां सामने लाता है, हम परेशान हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है थिंक अगेन की असली जरूरत। एडम ग्रांट कहते हैं कि ओपन माइंडेड रहना और अपनी बिलीफ्स पर समय समय पर डाउट करना कमजोरी नहीं, बल्कि ग्रोथ की पहचान है। इसी डाउट की भावना को कुछ लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जब इंसान को लगता है कि वो जितनी सक्सेस पा चुका है वो उसका हकदार नहीं है। लेकिन ग्रांट मानते हैं कि यह सिंड्रोम हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। यह आपको हम्बल रखता है और आपको अपनी सोच दोबारा चेक करने के लिए इनकरेज करता है। असल में स्टडीज से पता चला है कि कई सक्सेसफुल लोग, चाहे वो कॉर्पोरेट में हों या एकेडमिक्स में, अंदर से खुद को फ्रॉड जैसा महसूस करते हैं। लेकिन यही भावना उन्हें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है और उनकी बिलीफ्स को लगातार अपडेट करने का मौका देती है। इसी तरह जब बात लीडरशिप की होती है तो पुरुष और महिलाएं इसे अलग नजर से देखते हैं। रिसर्च से पता चला है कि महिलाएं अक्सर अपनी लीडरशिप एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करती हैं, जबकि पुरुष ओवर एस्टिमेट करते हैं। यानी दोनों की बिलीफ्स बाइस्ड होती हैं, और जब ऐसे लोग एक ही विषय पर डिबेट करते हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह गलत मान लेते हैं, बिना यह सोचे कि सच बीच में भी हो सकता है। एडम ग्रांट बताते हैं कि एक अच्छी डिस्कशन का मकसद यह नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को हराकर जीत जाएं, बल्कि एम होना चाहिए कि आप मिलकर सच्चाई तक पहुंचें। और यह तभी पॉसिबल है जब आप सामने वाले को यह फील कराएं कि उसकी बातों को भी समझा और सुना जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब एक बिगिनर नेगोशिएटर अपनी बात समझाने के लिए कई सारे रीजंस देता है, तो सामने वाला उन्हें रिजेक्ट करने के लिए भी उतने ही रीजंस ढूंढ लेता है। यहीं एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो कम बोलते हैं, ज्यादा सवाल करते हैं। वे सामने वाले से पूछते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या क्या कोई ऐसी चीज है जो मैंने मिस की हो, और इन सवालों के जरिए डिस्कशन को उस पॉइंट पर ले जाते हैं जहां दोनों अग्री कर सकें। इस तरह का ओपन अप्रोच सामने वाले के दिमाग को अनलॉक करता है। जब उसे लगता है कि आप उसकी बात जेन्युइनली समझना चाहते हैं,
तो वो भी आपकी बातों के लिए ओपन हो जाता है। एडम ग्रांट कहते हैं कि डिबेट को एक डांस की तरह समझो। अगर आप बस डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो ताल बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर आप सिंक में चलने की कोशिश करो तो डिस्कशन एक ब्यूटीफुल मूवमेंट बन जाता है, जहां ट्रूथ और ट्रस्ट दोनों पैदा होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी यही स्किल काम आती है। जो लोग अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, वही लोग लर्निंग और ग्रोथ के लिए तैयार रहते हैं, और यही उन्हें बाकियों से अलग करता है। अध्याय 3, सामूहिक पुनर्विचार। क्या आपने कभी खुद को ऐसी हीटेड बहसों में पाया है, जैसे क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल ओपिनियंस पर? ऐसे टॉपिक्स पर लोग बहुत जल्दी इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। दूसरे की बात सुनने से पहले ही हम ये मान लेते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत, जिसे ठीक करने की जरूरत है। और यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, दो ऑपोजिट सोच रखने वाले लोगों के बीच। ऐसे लोग मानते हैं कि थिंक अगेन सिर्फ राइट और रॉन्ग के बीच चूज करने का मामला है। अब मान लीजिए बात हो रही है अबॉर्शन की। कुछ लोग इसे फैमिली प्लानिंग का लॉजिकल तरीका मानते हैं, तो वहीं कुछ कम्युनिटीज में इसे गलत माना जाता है। उन्हें लगता है कि जो लोग अबॉर्शन करवाते हैं वो इमोशनलेस होते हैं और सिर्फ अपने गोल के लिए ऐसा करते हैं। इस तरह जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रायोरिटी देते हैं वो अबॉर्शन को एक सही डिसीजन मान सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लोग इस प्रैक्टिस के खिलाफ हैं वो इसे एथिकली रॉन्ग कहेंगे और मानेंगे कि अनबॉर्न चाइल्ड की लाइफ को खत्म करना किसी भी हाल में जस्टिफाइड नहीं हो सकता। लेकिन जब दोनों ही साइड्स खुद को एब्सोल्युटली राइट मानते हैं तो टकराव नेचुरल है। इसका सोल्यूशन है ये समझना कि किसी भी मुद्दे को देखने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे कि अबॉर्शन के केस में, अगर किसी की नई शादी हुई है तो प्रेगनेंसी को कैरी करना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर किसी के 2 बच्चे ऑलरेडी हैं और वो अनवांटेड तीसरे चाइल्ड को अवॉइड करना चाहता है तो उस कंडीशन में अबॉर्शन एक वैलिड चॉइस बन सकता है। इसलिए हमें हर सिचुएशन को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमें कई एंगल्स से सोचने की जरूरत होती है। यही फ्लेक्सिबल थिंकिंग हमें दूसरों की नजरों में रिस्पेक्टफुल बनाती है और ये दिखाती है कि हम जेन्युइनली रेडी हैं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि शायद हम हर चीज नहीं जानते। इसी कंसेप्ट पर एक रिसर्च न्यूयॉर्क की एक लैब में हुई। 2 लोगों को, जिनकी अबॉर्शन को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी, 20 मिनट तक एक दूसरे से बात करने के लिए कहा गया। कॉन्वर्सेशन के एंड में दोनों ने एक दूसरे की बातों को पार्शली समझा और कुछ पॉइंट्स पर अग्री भी किया। बाद में यही प्रोसेस ग्रुप्स में दोहराया गया। शुरुआत में दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की राय को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे की बातों को ओपन माइंड से सुना तो उन्होंने माना कि व्यूज अलग हो सकते हैं और वो किसी जगह की जरूरत पर डिपेंड करते हैं। इसलिए जहां पॉपुलेशन कम है वहां बर्थ रेट को बढ़ाना जरूरी है और अबॉर्शन को कम करना चाहिए। वहीं जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां उसे कंट्रोल करने के लिए अबॉर्शन एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। लेखक ने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज में स्ट्रांग लर्निंग कल्चर होता है वहां पुनर्विचार यानी रीथिंकिंग की हैबिट आसानी से डेवलप हो जाती है। ऐसे वर्क एनवायरनमेंट्स में लोग जानते हैं कि उनकी नॉलेज की लिमिट्स क्या हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो वे नहीं जानते, इसलिए वे ज्यादा ओपन माइंडेड तरीके से सोचते हैं। ऐसे लोग नई चीजें सीखने और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी ज्यादा रेडी होते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे रिथिंकिंग न करने पर किसी की जान ऑलमोस्ट खतरे में पड़ गई और कैसे वो बची। नासा के एक स्पेस मिशन में कुछ एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में गए थे। एडम नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपने साथी के साथ स्पेस वॉक कर रहा था। तभी उसे गर्दन के पीछे कुछ लिक्विड फील हुआ। लीक इतना था कि उसे पसीना मानना पॉसिबल नहीं था। उसने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को इसकी इंफॉर्मेशन दी। टीम ने तुरंत उसे स्पेसक्राफ्ट में वापस आने को कहा। जब वो वापस आया तो पता चला कि उसके ड्रिंक बैग में लीक था। यह ड्रिंक बैग एक वाटर पाउच होता है जो एस्ट्रोनॉट्स की बैग से अटैच होता है ताकि वो हाइड्रेटेड रह सकें। असल में एडम को पहले ही हल्का सा लीकेज महसूस हुआ था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसने उस सिग्नल को सीरियसली न लिया होता तो शायद उसकी जान को रिस्क हो सकता था, लेकिन समय रहते एक्शन लेने की वजह से वो बच गया। नासा ने इस इंसिडेंट से सीख ली। जब हम खुद को बहुत स्मार्ट मानने लगते हैं या हम सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के बीच रहते हैं तो हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर देते हैं। यही रीजन है कि एनएसए जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बार बार अपने पास्ट मिस्टेक्स को रिविजिट करते हैं और लगातार इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। इसी माइंडसेट को हर ऑर्गेनाइजेशन में एनकरेज करना चाहिए।
एम्प्लॉयज को इंस्पायर करें कि वे अपने काम को टाइम टू टाइम रिव्यू करें, उसमें इंप्रूवमेंट लाएं और दूसरों की पर्सपेक्टिव से भी आउटकम को इवैल्यूएट करें। कंपनी के पूरे वर्क कल्चर पर भी सोचना जरूरी है। जैसे नासा ने किया, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने काम में लर्निंग और फीडबैक को वेलकम करना चाहिए। लगातार रीथिंक करना, एक्सप्लोर करना और दूसरों के नजरिए को समझना, ये आदत सिर्फ वर्क में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूजफुल हो सकती है। मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि प्रेजेंटेशंस के दौरान हम अक्सर वही तरीका चुनते हैं जो पहले काम कर चुका है। रीजन सिंपल है, वो मेथड पहले भी इफेक्टिव रहा है, इसलिए उसे एक सेफ और टेस्टेड ऑप्शन माना जाता है। शॉर्ट टर्म में ये अप्रोच काम कर भी जाता है क्योंकि आप पहले से प्रूफ हो चुके तरीके को फॉलो कर रहे होते हैं और रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस को थोड़ा रीथिंक करें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, क्या इसे और सिंपल या ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। यही रीथिंकिंग आपकी कंपनी को फास्ट चेंजिंग मार्केट डिमांड्स के साथ अडेप्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप करंट मेथड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते रहे तो आज भले ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन फ्यूचर में वही तरीका आउटडेटेड हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां एम्प्लॉयज को नए आइडियाज एक्सप्लोर करने की फ्रीडम मिले। उन्हें सिर्फ रिजल्ट्स के प्रेशर में काम करने के बजाय क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए सही टूल्स और रिसोर्सेज मिले। जब एक कंपनी अपने लोगों को लर्निंग और एक्सपेरिमेंटिंग का मौका देती है तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी खुद को तैयार करती है। अध्याय 4, संकोच से बच निकलना। हम में से बहुत से लोग एक ही फिक्स्ड प्लान लेकर बड़े होते हैं। बचपन से ये सोच लेते हैं कि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनना है और उसी हिसाब से अपनी पूरी पढ़ाई की दिशा तय कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो प्लान फेल हो जाए तो फिर क्या? उसके बाद क्या करोगे? क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है? जो लोग अपनी योजना को कभी बदलने की जरूरत नहीं समझते, वे अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो एक गोल तय करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, चाहे हालात बदलें या नहीं। जब किसी सिस्टम में गड़बड़ होती है तो हम अक्सर ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बदलते। यहीं पर प्लान बी की जरूरत होती है। ये सोच स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी है। जब रिसर्चर्स ने यह जानना चाहा कि लोग अपनी फेल होती स्ट्रैटेजी को क्यों नहीं छोड़ते, तो सामने आया एक कॉन्सेप्ट, संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब होता है किसी चीज में इतना इन्वेस्टमेंट कर देना, समय, पैसा, एनर्जी, कि फिर हम उसे छोड़ नहीं पाते, भले ही वो अब काम ना आ रही हो। इसलिए लोग गलत प्लान के साथ भी डटे रहते हैं ताकि अपनी चॉइस को जस्टिफाई कर सकें। इस माइंडसेट की वजह से लोग एविडेंस के बावजूद उसी गलती को दोहराते रहते हैं, बस खुद को सही साबित करने के लिए। कई बार हम जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे किसी ने 11वीं में कॉमर्स ले लिया ये सोचकर कि बिजनेस करेंगे, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि अकाउंट्स पसंद नहीं आ रहा। अब यहां बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर असल में यह समझना जरूरी है कि आप अकाउंटिंग नहीं पर शायद सेल्स या फाइनेंशियल प्लानिंग में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए दिमाग को ओपन रखो, न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो। यह हैबिट आपकी ग्रोथ में काफी मदद करेगी। मगर दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने का चांस ही नहीं देते। लेकिन जब आप रीथिंक करते हो तब आपको रियलाइज होता है कि जो सपना आपने सालों पहले देखा था, अब शायद वो सपना बदल चुका है। संक कॉस्ट आपको उस रास्ते पर टिके रहने के लिए मजबूर न करे जो अब आपको सूट नहीं करता। बहुत से स्टूडेंट्स को करियर रीथिंक करने में हेल्प चाहिए होती है। वो 18 की उम्र में जो सपना देखते हैं उसी को लेकर पूरी प्लानिंग करते हैं। फिर 8 साल की नौकरी के बाद उन्हें लगता है कि अब मजा नहीं आ रहा। इसका सोल्यूशन ये है कि करियर ऑप्शंस को टाइम टाइम पर इवैल्यूएट करते रहो। नया करने से डरो मत। करियर डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। हो सकता है जो काम आपको पहले पसंद था अब ना हो। उस केस में अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को छोड़कर नया रास्ता अपनाना बेटर होगा, चाहे आपको अपनी जॉब तक क्यों ना बदलनी पड़े। लेखक कहते हैं कि एक क्लियर गोल होना सही है, लेकिन अगर आप बस एक ही प्रोजेक्ट या रास्ते पर अटके रहो और बाकी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना छोड़ दो तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए दिमाग को खुला रखो। रीथिंक करने से आपका करियर ही नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप्स, हेल्थ और लाइफ के कई जरूरी हिस्से भी बेहतर हो सकते हैं। करियर को लेकर हर महीने एक बार ये जरूर करो। उन लोगों को ऑब्जर्व करो जिन्हें आप एडमायर करते हो और जानने की कोशिश करो कि वो डे टू डे क्या करते हैं। उनके लाइफस्टाइल, बिहेवियर और काम करने के तरीके को एनालाइज करो और चेक करो कि क्या वो आपकी वैल्यूज और इंटरेस्ट से मैच करते हैं।
खुद को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहो। मॉक इंटरव्यूज दो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इंटर्नशिप्स करो ताकि रियल वर्ल्ड में अपने काम को इवैल्यूएट कर सको। तो दोस्तों, इस पूरे समरी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम अक्सर अपनी प्लान्स और बिलीफ्स को बनाने और उन्हें साबित करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन ये चेक करने में बहुत कम एफर्ट लगाते हैं कि क्या वो बिलीफ्स अब भी सही हैं या उन्हें बदलने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम इस बात पर रीथिंक करें कि जो तरीका हम यूज कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में ले जा रहा है या नहीं। अब चलिए उन की लेसन्स को एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से याद रख सकें। सबसे पहली बात, मान लो कि हमें सब कुछ नहीं पता। हमेशा लर्निंग के लिए ओपन रहो। अक्सर लोग तीन सोच से इन्फ्लुएंस्ड होकर डिसीजन लेते हैं। प्रीचर की तरह जो बस समझाते हैं, प्रोसिक्यूटर की तरह जो दूसरों को गलत साबित करते हैं, या पॉलिटिशियन की तरह जो बस सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए फैक्ट्स पर आधारित सोच रखो, साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सीरियसली लें तो उन्हें जवाब देने के बजाय सवाल पूछो। इससे उनकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर होगी और वे नेचुरली एंगेज होंगे। हर चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इसलिए जब भी किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो तो सिर्फ अपनी सोच थोपने की कोशिश मत करो। सामने वाले के नजरिए को भी जेन्युइनली समझो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाएगी। अपनी करंट स्ट्रैटेजीज को बार बार इवैल्यूएट करते रहो। सोचो कि उन्हें और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। मान लो आप बिजनेस चला रहे हो तो सोचिए कि फ्यूचर में कस्टमर की नीड्स के हिसाब से आपको क्या चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। तो अब बारी आपकी है। इस किताब से आपने कौन सी बात सबसे ज्यादा वैल्यूबल पाई जिसे आप 100% अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताओ। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल समरी के साथ। एडम ग्रांट की लिखी थिंक अगेन एक ऐसी किताब है जो आपको चैलेंज करती है कि आप अपने पुराने सोचने के तरीकों पर दोबारा सोचें और इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता को अपनाएं। ग्रांट का कहना है कि हम लोग अक्सर अपनी ओपिनियंस को पकड़कर बैठे रहते हैं, उन्हें चेंज करने से डरते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम क्यूरियोसिटी और डाउट के साथ दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। इस किताब में दी गई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और लगातार लर्निंग को अपना माइंडसेट बना सकते हैं। अगर आप पर्सनल ग्रोथ, बेटर डिसीजन मेकिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग की तलाश में हैं, तो थिंक अगेन एक मस्ट रीड किताब है।